बहुत शुक्रिया अब्दुल समद सर। इतनी बड़ी तादाद माशाअल्लाह हमारे कैंपस में तालीम हासिल करती है, लेकिन सर यहाँ पर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के ऊपर भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है। और जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है उनका ये मोटो है कि प्रोड्यूस गोल्ड एंड इट विल बी सोल्ड। अगर आप गोल्ड पैदा करेंगे तो उसको सेल करने के लिए आपको किसी एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि उनका क्वालिटी जो उनकी वो खुद कहेगी। और इसी को लेकर जो है हमारे सेक्रेटरी का विजन यही है, और वो कहने से ज़्यादा करने पर यकीन रखते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, इस प्रोवर्ब पर उनकी ज़िंदगी जो है वो मुहित है, और वो कहने से ज़्यादा करने पर यकीन रखते हैं। इसलिए कि असल अमल है, इल्म भी अमल के लिए है। इल्म इंसान इसलिए हासिल करता है कि उस पर अमल किया जाए। ऐसा इल्म बेसूद है जिस पर अमल ना हो। तो माशाअल्लाह यहाँ के सेक्शंस में पढ़ने वाले यहाँ के तलबा महाराष्ट्र भर के मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है वो खिदमत अंजाम दे रही हैं। और पूरे महाराष्ट्र भर में जो क्वालिटी टीचर्स हैं वो हमारी JTDA कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और ये फ़ख्र हम सबको हासिल है। अल्लाह ताला हमारे इदारे को नज़र बद से बचाए और इसकी तरक्की जो है वो मज़ीद होती रहे, और हम सब के दरमियान जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद बाकी रहे, और इसी तरीके से हमारा टीम वर्क जो है वो होता रहे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज के इस प्रोग्राम के सदर, हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी, हमारे इदारे के सेक्रेटरी अलहाज निहार अहमद अंसारी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत पेश करें। हरीफ शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, हरीफ शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा चिराग वाला हूँ, मेरे बदन की खराशों से मान लो खुशबू, तमाम दश्त में फूलों के बाग वाला हूँ। अलहाज निहार अहमद अंसारी साहब। आज के प्रोग्राम में आए हुए मोहम्मद अली साहब DD ट्रस्ट के खजांची नाज़रीन साहब, DD संस्था के ट्रस्ट के प्रिंसिपल स्टूडेंट, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज हम हारून अहमद अंसारी साहब एक्सीलेंट अवार्ड ऐसे शख्स को दे रहे हैं जो वाकई में उसका हकदार है। जिस नाम से अवार्ड दिया गया है और जिस शख्स को अवार्ड दिया गया है वो भी उसी फैमिली से फेमिलियर रखता है जो कायदे आज़म। उनके वालिद साहब भी हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, हारून अहमद अंसारी साहब ने भी उसी तरह की कुर्बानियाँ दी। ये बड़े फख्र की बात है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि JD की बुनियाद जब पड़ी थी तो इस जगह जहाँ हम तालीम हासिल कर रहे हैं वो बड़ी खस्ता हाल है। जैसे कि मोहम्मद अली अंसारी साहब ने कहा है कि मेरी जो तालीम और जो तरबियत हुई है, मेरा एजुकेशन हुआ है, बहुत ही छोटे से देहात के अंदर हुआ है। जब वालिद साहब ने इस इदारे की बुनियाद रखी तो ये उसी तरीके का एक गाँव था, छोटा सा गाँव था। इस ज़मीन के ऊपर बहुत ही खराब बस्ती बसी हुई थी। इतनी खराब बस्ती हुई थी कि यहाँ पे एक आम जबान में बोला जाता है कि प्लाटों का कब्रस्तान बोला जाता है। यहाँ पे बस्ती भी थी, यहाँ पे शराब भी बेची जाती थी, यहाँ पे जुआ भी खेला जाता था, यहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनका कब्रस्तान भी। इस लेवल की बस्ती को साफ करके अंसारी साहब ने यहाँ पे तालीम का सिलसिला शुरू किया। यह बहुत बड़ी बात है। शहर मालेगांव में लड़कियों के अदारे के लिए जब अंसारी साहब ने यहाँ पे बुनियाद रखी तो
अदनान सर ने कहा था कि हैप्पी सेठ की बिल्डिंग के अंदर जब मीटिंग हुई शहर के जो खास लोग थे, जो शहर में सियासी समझ रखते थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनकी एक मीटिंग की उन्होंने कि भाई हमें शहर मालेगांव में लड़कियों का एक अदारा खोलना चाहिए। उस वक्त लड़कियों की तालीम के बारे में कोई रुझान ना था कि भाई हम हमारे लड़कियों को तालीम असली तालीम हासिल करने के लिए हमने स्कूल में भेजे, ये कोई कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे मालेगांव शहर के अंदर। खास तौर से उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी। बुनियाद रखने के बाद में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात यह है कि जब स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी तो लड़कियों को तालीम के लिए भेजा जाए स्कूल में, तो कोई भी खानदान, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो अपनी लड़कियों को यहाँ पे तालीम हासिल कर देंगे भेजे। बड़ी मन्नत समाजत के बाद में घर घर जाते थे वो कि अपनी लड़कियों के तालीम, असली तालीम के लिए स्कूल में भेजिए। तो कोई खानदान, कोई ऐसा घर नहीं था जो यहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहता था। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मन्नत समाजत के बाद, बहुत मेहनत के बाद में 1-2 क्लास का उन्होंने अजरा किया, वहाँ पे क्लास की बुनियाद डाली। अब मसला होता है कि स्टाफ कहाँ से लाया जाए, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ कहाँ से लाया जाए। बहुत मेहनत के बाद में उस वक्त जो था 7वीं पास करके, फाइनल पास करके लोगों को टीचिंग की नौकरी दी जाती। फाइनल पास लड़कियां भी नहीं मिलती थी हमें पढ़ाने के लिए वाली साहब के टाइम में। उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद में कुछ बच्चियों को, कुछ अच्छे खानदान के लोगों को जमा करके उनकी बच्चियों को तदरीस के लिए भी यहाँ बुलाया। बड़ी मेहनत समाज के बाद में उनकी तालीम क्लासेस बढ़ते गए। अब बढ़ते बढ़ते अब उनको प्रिंसिपल की जरूरत थी। अब प्रिंसिपल कहाँ से लाया जाए, उतना कोई मालेगांव, उस वक्त मालेगांव शहर में कोई इतना क्वालिफाइड नहीं था कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे उसको रखा जाए। वाली साहब ने बोहरा समाज के लेडीज बम्बई में पढ़ते थी, जकिया शरीफ, आपने नाम सुना होगा। जकिया शरीफ भी बहुत रिच खानदान की थी। उनके खानदान में बम्बई में उस वक्त पेट्रोल पंप चलता था। बोहरा समाज ने बोला कि मेरी लड़की इतनी मालदार है, मैं मेरी औलाद को आपके शहर, छोटे से शहर में नौकरी के लिए क्यों भेजूं। तो उन्होंने पॉलिटिकल सोर्स लगाया, गारंटी ली लड़कियों को। उस जकिया शरीफ की गारंटी ली कि भाई ये बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, इसके ऊपर कोई आश नहीं आएगा, मैं उसको रहने के लिए मकान दूंगा, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा, उसके म्यार के हिसाब से सारी चीज़ें मैं मुहैया करूँगा। और बड़ी मन्नत समाज के बाद में उनको यहाँ पे लाया गया। उनको लाने के बाद में अब यहाँ से तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो माशाअल्लाह आज आप लोग देख रहे हैं हम जिस जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे पीली मिट्टी की दीवार थी, कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंट की दीवार थी। यहाँ पे हौद है, वफाती हम तो बड़े मशहूर थे यहाँ पे, आप लोगों को शायद मालूम हो गए या कुछ टीचर्स हजरात को मालूम है। उसके अंदर में वहाँ तालीम दी जाती थी। अब वो तालीम का भी सिलसिला ऐसा था कि भाई वो हॉल के अंदर में जब हमारे पास में क्लास में बच्ची बैठती थी तो पतरे का पार्टीशन करके बच्चियों को बैठाया जाता था। आप सब टीचर लोगों को याद होगा कि जब एक क्लास में बोलते थे कि स्टैंड अप, तो दूसरी क्लास की बच्चियाँ खड़ी हो जाती थी। हमारी हालत उस वक्त ऐसी थी। फिर हमने जो तालीम का सिलसिला शुरू किया तो माशाअल्लाह बढ़ते 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 आज हमारे पास में डिग्री कॉलेज हो गई है। और शहर के अंदर में आप सबसे माना हुआ जो स्कूल है आज हम उसका क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। मैं अभी साहब को आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शहर में कोई खानदान अगर एजुकेशन के लिए बोला जाए कि भाई आप अपने बच्चे को कहाँ दाखिल करेंगे, तो सबसे पहला वो लफ्ज़ उसका ये रहेगा, उसके माँ बाप की ख्वाहिश रहेगी मेरा बच्चा जो मेरी बच्ची है उसको हम जेडी के अंदर नया एजुकेशन ये क्वालिटी का एजुकेशन शहर में दे रहे हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहा जिंदगी दी तो हम इससे भी अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बाद हम सिविल सर्विस में हमारा एक कैंडिडेट नहीं भेज सकते। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे वहाँ इतनी ज़हन बच्चियाँ हैं, इतने टैलेंट लोग हैं, इतने टैलेंट मैंने अपनी नज़रों से खुद देखा है। मैंने खुद देखा है कि ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं कि
कि अगर वो 6 महीने स्कूल नहीं आती है और एग्जाम का पीरियड होता है, पढ़ के जाती है और एग्जाम देती है, तो वो 80% तक मार्क्स लाती है बच्ची। इतनी सही बच्ची है। मगर क्या वजह है कि जैसे एक गरीब गांव के शहर में एक मोहम्मद अली सर का जो एक शरीरा जो एक फर्द पैदा होता है, हमारे शहर में क्यों नहीं होता है? ये बड़े अफसोस की बात है, सोचने की बात है कि हमारे अंदर में इतना टैलेंट होने के बाद में हम हमारे बच्चों को सिविल सर्विस में क्यों नहीं भेजते, गवर्नमेंट सर्विस में क्यों नहीं भेजते? हम हमारा एक ही मकसद लेके चलते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छा है, हम उसको डॉक्टर बनाएं। क्यों? सिर्फ डॉक्टरी के लिए हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। डॉक्टर अनीस साहब ने कहा कि जैसे मैं पॉलिटिक्स सिर्फ सियासत नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इसी तरीके तालीम जो है ये सिर्फ डॉक्टरेट बनाने के लिए नहीं है। इसके पहले मैंने अपनी मीटिंग में कहा था कि भाई हम हमारे बच्चों को क्यों सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हमारी टेंडेंसी चेंज क्यों नहीं होती है? इतने काबिल टीचर हैं हमारे पास में, इतने ज़हीन लोग हैं कि दूसरी कौमें भी इसका एतराफ़ करती है कि मुसलमानों के अंदर में बहुत जहानत है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। डॉक्टर साहब, अब हमारे वहाँ पे जो चाइनास के रूम आते हैं, चाइना के रूम अगर बिगड़ जाते हैं तो उसकी एक चिप्स आती है, वो रूम जो स्टार्ट करता है ना, वो आज हिंदुस्तान में बनती नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर वो चिप्स बनते हैं, इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारे वहाँ का एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो है वो चिप्स ले जाकर रिपेयर करता है, उसको लगा के चालू कर देता है। और हमारे शहर में ही है, फुटपाथ पे बैठता है। इतनी जहानत वाली हर हम इतने पीछे, बड़े अफसोस की बात है। अभी मुझसे किसी ने जिक्र किया था कि एक एडिशनल एसपी आया था, अनिस साहब एडिशनल एसपी आया था, वो बोला था कि यार ये मोबाइल का एमआई कैसे क्या मालेगा, उनके लोग चेंज कर लेते हैं, इसको बिजनेस खत्म कर देते हैं और मोबाइल ट्रेस नहीं होता है। तो वहाँ के आईबी के लोगों को भेजा कि यार किसी को पकड़ के लाओ जो ये ट्रिक बता दे कि यार ये कैसे क्या चेंज करते हैं। तो बोला सर बहुत मामूली सी बात है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो अपने फुटपाथ पे जो इमाम पर बैठता है, यहाँ बाहर बैठता है, उसको उठा के लाया, बोले यार कैसे तोड़ते हो? बोले साहब मुझे नहीं आता, 2 पट्टा मारा उसको। बोले बताता हूँ साहब। उसने 5 मिनट में उसका जो एमआई था वो तोड़ के रख दिया। बोले यार इतना सही आदमी जो अच्छे इंजीनियर नहीं करते, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ सब से कर लेता है। तो मेरा बताने का मकसद है कि हम अपने आप को पहचान नहीं सकते, हमारे अंदर का टैलेंट हम निकाल नहीं रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? ये हम सोचते ही नहीं है, बस पढ़ लिए, डीएड कर लिए, नौकरी लग गई। ये क्या बात है? ग्रेजुएशन कर लिए, सब जॉब नहीं मिल रही है, बीए की डिग्री ले घूम रहे, बीसी की डिग्री ले घूम रहे, इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं रहे। दूसरी कौमों के अंदर मैंने देखा है, खासतौर के ब्राह्मण कौम में देखा है, अगर वो बच्ची की शादी हो जाती है, वो ग्रेजुएट हो जाती है, उसके अंदर में टैलेंट है, उसके 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं, तो एग्जाम देती रहती है, ऑफलाइन एग्जाम में बैठती है, वो पेपर देती है और अपने क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते रहती है। और हमारा आलमिया ऐसा हो गया है कि हम जैसे बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा हेडमास्टर है, इनके रिटायरमेंट के बाद हमें ऑफर करते हैं कि भाई आप हमारी खिदमत जो है हमारे स्कूल के लिए दीजिए। तो नहीं, मैं बोले यार मुझे नमाज रोजा करना है, मैं अल्लाह करूँगी, पोती पोता देखूंगी, नाती नवाज़ें संभालूंगी। ये हमारी टेंडेंसी बन गई है। ऐसा क्यों होता है? हम हमारे काम को कुछ देना क्यों नहीं चाहते? क्या वजह क्या है? बस 3 टाइम खाना है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, यही हमारा अलमिया है, यही हमारा फर्ज है। आज जरूरत क्या है हिंदुस्तान को? हमारे गांव को जरूरत क्या है? सोचे आपने कभी? नहीं सोचते। हम दिन भर यहाँ पे क्यों बैठते हैं? मैनेजमेंट दिन भर आपके पीछे क्यों मेहनत करती है? मैनेजमेंट हेड के पीछे क्यों मेहनत करती है? आपने सोचा है हम रात दिन इनके पीछे क्यों पड़े थे? सुबह से शाम तक सलमा पर क्यों बैठा के रखते हैं? सोचे आपने कभी?
बस पगार मिल रही है, 1 तारीख से 5 तारीख कब होगी, पगार कब होगी, अपने शौहर को पैसा कब ले जाए दूंगी, सास को पैसा कब ले जाके दूंगी, यही इतना रहता है। मेरा बच्चा स्कूल गया कि यही इतना सोचते हैं। बड़े अफसोस की बात है, सोचना चाहिए आप लोगों को। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे क्या रह गया, हमारी उम्रें क्या है। हम सुलेमानी मस्जिद तक पहुंच चुके हैं, हम तो खुद जबान से बोलते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया है। आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए हम क्या करें, हमारे टैलेंट को क्या करें। मोदी साहब बैठे हुए हैं, आप देखिए मोदी साहब तरीके वकील अपने कोर्ट के अंदर में नहीं मिलते। जो सीनियर वकील रहते हैं उनके अंडर में काम करते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, एक केस को प्लीड नहीं कर सकते वो जज के सामने। हमारी कंडीशन ऐसी है, हमारे पास डिग्री क्या है, हम बोलते हैं हम वकील है, हम बोलते हैं हम टीचर हैं, टीचर की क्वालिटी क्या है। हमारा अलमिया ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा ज़हीन टीचर है तो क्या सोचते हैं कारपोरेशन की नौकरी, जिला परिषद की नौकरी, जहाँ पे मेहनत ना करना पड़े, जहाँ पे जाना है सिग्नेचर करना है, बैठना है और पगार लेके घर आना है। हमारे डीएड के बच्चे ऐसे सोचते हैं, क्यों? मेहनत की तरफ हमारा रुझान क्यों नहीं होता है, हमारी कौम को एजुकेशन देने की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। हम कब जागेंगे, कब प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इस वक्त हम हमारी आवाज उठाएंगे अपने कौम के लिए। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है। अभी डॉक्टर रानिश साहब ने कहा है कि आपके वहाँ तो भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, आपको तालीम की अहमियत मालूम नहीं, आपको घर बैठे तस्तरी में सजा के तालीम दी जा रही है। आप मालेगांव से बाहर निकलिए, खेड़ों पे जाइए, देखिए कि खेड़े पे से बच्चे स्कूल के लिए पैदल कैसे निकलते हैं, साइकिल पे लेके बस्ता लेके, कहाँ कितनी दूर लंबी मुसाफिर तय करने के बाद में वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां से फिर वापस आते हैं, फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाबा टीक मारे, सेल मारे, छोड़ दिए, घर से घर गए, शादी किया, यही सब चल रहा है। तालीम की अहमियत हम खो चुके हैं, कौम का दर्द हम खो चुके हैं। क्यों? सोचिए आप, अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वही सब 4th क्लास में रहेगी, वो जाओ चप्पल सीने में रहेगी, चप्पल बनाने में रहेगी, पॉलिश करने में रहेगी, मोटरसाइकिल के पंचर बनाने में जाएगी, और न जाने कैसे गटरें साफ करने में जाएगी। जो गटरें साफ करते थे वो हमारे ऊपर बैठ के राज करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। हम उस लेवल पे चले जाएंगे जहाँ हमारा इस्लाम नहीं गवाह नहीं करता है, जहाँ पे बोला है कि पाकी आता ईमान है, हम उसी पाकी को छोड़ के गंदगी में उठ जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब आए हैं, ये आपके लिए एक मॉडल है, ये आपके लिए एक मिसाल है कि इतने छोटे से शहर के अंदर में इतनी बड़ी पोस्ट में किस तरीके से उन्होंने तरक्की करके अपने जहानत से, अपने टैलेंट से मुकाम हासिल किया। और हमारे पास सब कुछ रहने के बाद में हम क्या कर रहे हैं? आप इनको बुलाने का, इनको जो अवार्ड देने का हमारा जो मकसद है वो आप तक पहुंचाना है कि देखिए एक गरीब से गांव में, एक बहुत ही मुफलिस शहर के अंदर में रहने वाला शख्स कितनी तरक्की कर सकता है। आपके पास तो सारे वसाइल हैं, अगर आपके पास में टैलेंट है तो आपको फ्री में, क्योंकि इसमें दाखिला भी आप यहाँ पे लोग दे रहे हैं, आपको एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आपके पास में टैलेंट है तो आपको घर बैठे नौकरी के लेटर भी आ रहे हैं, है ना। तालीम जो है आपके घर में चल के आ रही है, आप उसे ठोकर मार रहे हो, आप अपने आप को समझ नहीं रहे। हम किस तरह कब समझेंगे? मैं आखिर में अपने जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, इनको मैं मैसेज दूंगा कि यार हमारी कौम जो है उनको बदलने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। अगर हम बच्चों के जहन में जैसे बोलते हैं ना, RSS वाले बोलते हैं, गंगा वाले बोलते हैं, अगर किसी कौम को सुधारना है, अगर हम नहीं सुधारते तो उनके बच्चों के अंदर में वो सारी चीज़ें बनी। तो आप ही हमारे कौम के बच्चों के अंदर में जो मॉरल एजुकेशन है, दीन का है, हमारी कौम में जो दर्द है वो भरना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अगर आप 10 बच्चे भी इस शहर से निकाल देंगे तो ये 10 बच्चे जो 10 लाख को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने शहर में ही कलेक्टर दे दिया तो समझ लो कि मालेगांव के
आबादी के अंदर में कितने शहरों के ऊपर वो कंट्रोल करता है वो डायबिटीज का। तो मेरी बात है, जो मेरा मैसेज है कि हमारे टीचर्स के लिए कि जब हम छोड़ देते हैं, पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ देते हैं, हम हमारे बच्चों के जहन में सब चीज़ें करते हैं। हमारे अंदर आप लोगों के अंदर जितनी क्वालिटी है वो सारी की सारी क्वालिटी बच्चों के अंदर में जो है कि भरिए, उनको बताइए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस मुकाम पे जाना है। मानते हैं कि बच्चे की 18 साल के अंदर में बच्चे की शादी हो जाती है, तो शादी इनफ नहीं है ना। शादी के बाद भी आप एजुकेशन ले सकते हो। अगर आपकी फैमिली बढ़ गई, आपके बाल बच्चे हो गए, तो भी आप पढ़ाई तो कर सकते हो ना, एक्सटर्नल एग्जाम दे सकते हो। आप क्यों सोचते हो कि अब मेरी शादी हो गई, मुझे घर ही रहना है, नहीं आबाद करना है? क्यों ऐसा सोचते हैं? हमारी सोच को चेंज करिए, हमारे हालात को बदल दिया। हम ही बदल कर सकते हैं। हमसे मतलब मैं नहीं हूँ, हमारी उम्र के लोग नहीं हैं, ये नौजवान लोग जो 17-18 साल के बच्चे हैं, ये उनके लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि आप पूरे कौम को बदल सकते हैं। सिर्फ आप नहीं है कीजिए, आप एक मिशन लेके चलिए। जिस दिन मिशन लेंगे वो स्टार्ट में आप मिशन बनाइए। अब जैसे बच्ची मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छी है, तो मिशन बना लीजिए मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर, गवर्नमेंट के सिविल सर्विस के अंदर मुझे टॉप पोस्ट ऑफिसर है। ये समझ के आप स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाबी आपके कदम छूपेंगी। आपका कोई हाथ नहीं रोक सकता, कोई सियासी पार्टी आपको रख सकती है। आपके पास में टैलेंट रहेगा तो दुनिया के कोई मुल्क आपको यहाँ से उठा के ले जाएगी अपने मुल्क में। तो ये मत समझिए कि मुझे हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट और मेरी कदर नहीं हो रही है, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आज डिजिटाइज का ज़माना है, सारे काम आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, पर्दे के अंदर रह के कर सकते हैं। जैसे कि हमने BCS का कोर्स लाया, BCS कोर्स करने के बाद में यहाँ की बच्चियों को इतनी डिमांड है कि वो पास आउट होने के बाद में उनको बुलाना आता है कि भाई आप हमारे वहाँ पे जॉब पे आइए। जॉब नहीं, आपको ऑफिस में नहीं आना है, तो उसको लैपटॉप दे दिया जाता है, उसको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, वो घर पे बैठ के प्रोजेक्ट तैयार करके वो अपने किसी बच्चे से 100 से वो कंपनी भेज देती है और अपना पैकेज लेके आ जाती है। इतनी आसानियाँ मुहैया हो गई है आप लोगों के लिए कि जिसकी कोई ध्यान नहीं। सिर्फ कमी है अपने आप को शो करने। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे, इंशाअल्लाह हमारे ऊपर जो ये सब मुसीबतें आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इतना बेहतर मैं अपनी बात करने देता हूँ। सब खुदा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। आपका खुतबा सदारत जो है वो आपके दिल की आवाज़ था और आपकी बातें जो है वो कानों से गुजर कर दिलों में उतरने वाली थी। इंशाअल्लाह उन बातों पर हम सब संजीदगी से सोचेंगे और कुछ अमल का अमल तय करेंगे, कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जदीद अंजुमन तालीम ट्रस्ट और सीनियर कॉलेज की इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC की इश्तिराक से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर मुनव्वर अहमद से, जो कोऑर्डिनेटर है IQAC के, तो तशरीफ़ लाएँ और इजहार तशक्कुर पेश करें। Thank you, sir. Dear esteemed dignitaries, respected principals, heads, assistant teachers, and all the assistants of JT campus, as we come to the end of this event, it is my privilege to express my heartfelt gratitude. First and foremost, we must thank Allah Almighty for letting us be here today and for making this day possible. After that, we are grateful to JT Trust and its management, especially the Secretary Alhaj Ansari Nihal Ahmed Sahib, the Chairman Alhaj Ansari Anis Ahmed Sahib, the Treasurer Alhaj Lodi Niyaz Ahmed Sahib, for leaving no stone unturned in recognizing and ceremoniously appreciating achievers in the field of education and community services. Now, I would like to thank our distinguished guest, Dr. Anis Ansari sir, for your insightful contributions. Your expertise and perspectives have greatly enlightened and enriched us all. To our speakers, thank you for sharing your knowledge and experiences with us.
Your words have inspired us and will undoubtedly motivate us in our future. A special thank to the in-charge principal, Dr. Salma Abdul Sattar, and the IQAC team members of JT Arts Science and Commerce College for Women Malegaon, whose tireless hard work behind the scenes made this event possible. Your dedication and attention to details ensured everything ran smoothly. The heads of the various units of the campus, their assistants and supervisors deserve our specific gratitude for giving your special time and efforts to succeed the program. We are also grateful to the compeer of the program, Ashfaq Lal Khan sir, for his very engaging and mesmerizing anchoring. Along with him, we extend our gratefulness to the reciter of the verses from the Holy Quran, Husna Firdaus Karim Khan, for her soulful recitation. Lastly, we thank you to each one of you for being here today. Your participation made this event a success, and we hope to see you at future gatherings. Once again, a big thank you to everyone present. Thank you. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान किया जाता है। आप सब तशरीफ